हाय फ्रेंड्स। खगोल विज्ञान की श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे तारों के बारे में, जिसमें हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि तारे होते क्या हैं, तारों का निर्माण कैसे होता है, मतलब तारे हमारे बनते कैसे हैं और ये तारे संतुलित कैसे रहते हैं। आखिर ये तारे एकदम छोटे क्यों नहीं हो जाते सिकुड़ कर, जब ये एक गैस के बादल से बने होते हैं, मतलब गैसों से बने होते हैं, तो ये सिकुड़ कर एकदम छोटे क्यों नहीं हो जाते, मतलब ये संतुलित क्यों होते हैं। तो इस सब के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में डिटेल से पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तारों का जीवन चक्र मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसी वीडियो में अगर तारों का जीवन चक्र बताता तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने उसे कहा था कि मैं उसे अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी मतलब जो आपने पिछले तारे कैसे बनते हैं पिछले वीडियो में जो पढ़ा था, उसकी नोट भी मैंने इसी की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे भी यहीं से पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको पूरा फिगर के साथ आपको सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, और इसकी पीडीएफ तो आपको पता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। फिलहाल उसकी पीडीएफ भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तारों का जीवन चक्र। तो रात में अंधेरे में छत पर लेटे हुए तारों की गिनती करना, कभी कभी उसमें अपने मन मुताबिक चेहरे बनाना, मतलब चेहरे तलाश करना। तो ऐसा बचपन लगभग हर किसी ने जिया होगा। तो देखते हैं इसी तारे के जीवन चक्र के बारे में कि तारे का जीवन चक्र आखिर होता कैसा है। तो आसमान को अपनी रोशनी से जगमगा देने वाले सितारों का जीवन बहुत ही अनोखा होता है। हमारी तरह यह भी जन्म लेते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और एक दिन मर जाते हैं। तो यही प्रक्रिया में समझनी है कि हाँ, इनका जन्म तो हुआ, मतलब ये कैसे बने इसको तो हमने देख लिया पिछली वीडियो में, लेकिन इसमें ये युवा होंगे, युवा भी हो गए थे। मैंने आपको बता दिया था इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने लगी थी, ऊर्जा निकलने लगी, तो ये क्या हुआ, ये युवा तारा हो गया। लेकिन ये इसमें मर कैसे जाते हैं, एक दिन ये बूढ़े होकर मर कैसे जाते हैं, इसमें यही से बेसिकली हमें देखना है। तो तारे का जो जीवन होता है, जीवन चक्र होता है, सामान्यतः वो दो तरह का होता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। तो देखते हैं कि चंद्रशेखर सीमा आखिर है क्या, वो कहती क्या है। तो चंद्रशेखर जी ने बताया था, उन्होंने मतलब अपनी एक संकल्पना दी थी, उन्होंने उसमें बताया था कि यदि कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है या फिर कम है, मतलब कोई तारा जो है वो सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है या फिर कम है, और जिसका गणितीय मान मतलब उन्होंने एक दिया था 1.44 ms, यानी मास ऑफ सन। अगर कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो या कम हो, या फिर हम कह सकते हैं 1.44 ms से कम हो, तो क्या होगा, वो एक सामान्य यानी एक औसत तारा होगा। और औसत तारा होगा तो औसत तारा जो होगा वो लाल दानव बनकर श्वेत वामन में बदल जाएगा। और श्वेत वामन क्या है, आगे चलकर मतलब ब्लैक वामन में, यानी ब्लैक ड्वार्फ यानी काले वामन में बदल जाएगा। तो ये चीज़ मैं अभी आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। तो फिलहाल आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने जो बताया था कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान क्या है, सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है या कम है, या फिर हम कह सकते हैं 1.44 ms यानी मास ऑफ सन से कम है, तो वो क्या होगा, लाल दानव तारा बन जाएगा। और लाल दानव तारे से क्या होगा, श्वेत वामन में वो बदल जाएगा। तो ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये हमारी जो निहारिका है, यानी जो हमारी स्टारल नेबुला थी या फिर स्टारल नर्सरी थी, उससे क्या होता है, हमारे तारे का निर्माण हुआ था। तो तारे से क्या होगा, अगर औसत तारा है यानी सूर्य के द्रव्यमान से कम है, तो क्या होगा, लाल दानव बन जाएगा। लाल दानव से क्या होगा, वो ग्रहीय निहारिका में परिवर्तित होगा और इससे श्वेत वामन का निर्माण होगा। लेकिन अगर कोई तारा, उन्होंने दूसरी संकल्पना यानी दूसरी बात कही कि यदि कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा है, यानी 1.44 ms से ज़्यादा है, 1.44 ms यानी मास ऑफ सन से ज़्यादा है, तो वो लाल दानव क्या होगा, महादानव, यहाँ पर महादान लिखा है सॉरी, तो वो लाल दानव क्या है, महादानव तारे में मतलब परिवर्तित हो जाएगा। उसमें क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा, जिससे कि हमारे न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीवर यानी ब्लैक होल का जन्म होगा, ब्लैक होल का निर्माण होगा। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, आप उसे समझ लीजिएगा। तो इस क्रियाविधि को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि हाँ, ये क्रियाविधि आखिर होती कैसे है। किसी भी तारे का जीवन उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मतलब किसी तारे का अगर द्रव्यमान बहुत अधिक होगा तो उसकी लाइफ उतनी ही छोटी होगी। क्यों, क्योंकि मान लो अगर कोई फैमिली बहुत बड़ी है, मान लो कोई फैमिली बहुत बड़ी है, तो उसमें क्या होगा, खर्च ज़्यादा लगेगा। तो खर्च ज़्यादा लगेगा तो कोई चीज़ की जो खपत होगी वो बहुत अधिक होगी। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि जितना अधिक उसमें द्रव्यमान होगा उसमें उतना ही अधिक ईंधन लगेगा। ईंधन जितना जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी वो तारा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, तो उतनी ही जल्दी वो तारा मर जाएगा। तो बेसिकली यही चीज़ समझना है कि जितना अधिक उसका द्रव्यमान होगा उतना ही मतलब जल्दी वो मर जाएगा, उतनी ही छोटी उसकी ज़िंदगी होगी। तो हमें पता है कि तारे के केंद्र में क्या होता है, बहुत अधिक दबाव होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, अपनी ओर क्या होते हैं, पदार्थों को खींचा करते हैं। जो निहारिकाएँ होती हैं अपनी ओर पदार्थों को खींचा करती हैं,
जिससे क्या होता है, इनके केंद्र का दबाव क्या होता है, इनके केंद्र में बहुत अधिक दबाव हो जाता है। और जब बहुत अधिक दबाव होगा तो उससे हमें पता है ताप भी बहुत अधिक होगा, क्योंकि जहाँ दाब अधिक होगा वहाँ पर ताप भी अधिक होगा। तो जब दाब बढ़ता है तो ताप भी बढ़ता है, और ताप बढ़ने से क्या होता है, इसमें संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आगे देखते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, हीलियम से हमें पता है इसका केंद्र क्या होता है, इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही होती है, जिसमें हमारा हाइड्रोजन क्या है, हीलियम में कन्वर्ट हो करता है। तो जैसे जैसे इसका ताप बढ़ेगा वैसे वैसे इसका धीरे धीरे जो हीलियम है वो हीलियम से बना इसका केंद्र वो सिकुड़ना प्रारंभ कर देगा। धीरे धीरे ये छोटा होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। और इसकी बाहरी ताप क्या है, बाहरी ताप इसकी फैलने लगेगी, मतलब फैलते फैलते क्या होगी, ये ठंडी होना शुरू कर देगी और लाल रंग की दिखाई देगी। इसी को बोलते हैं लाल दानो तारा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे लाल दानो तारा, ये हमारा लाल दानो तारा। ये औसत तारा था, औसत दानो हमारा क्या हो गया, औसत तारा क्या होगा, हमारा लाल दानो तारा बन गया। अगर कोई, हमें पता है कि अगर कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान से कम है तो क्या लाल दानो बनेगा, अगर उससे अधिक है तो वो लाल महादानो बनेगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आगे देखते हैं। हमें पता है इसके केंद्र में क्या है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब इसका ताप बढ़ता जाएगा, मतलब इस पर अधिक दबाव बढ़ता जाएगा, ताप बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका केंद्र जब सिकुड़ने लगेगा तो सिकुड़ने के बाद क्या होगा, कालांतर में इससे ताप बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इतना अधिक ताप बढ़ जाएगा कि इससे हीलियम संलयन, अभी तक हमारा क्या हो रहा था, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, हीलियम जो है वो भारी तत्व बनाना प्रारंभ कर देगा। यानी हीलियम से हमारे भारी तत्वों का निर्माण होने लगेगा, जिसमें क्या होगा, हमारा कार्बन, जो हमारा हीलियम है वो कार्बन में कन्वर्ट होने लगेगा। यानी इस पर इतना अधिक प्रेशर बन जाएगा, इतना अधिक इससे ताप होगा कि जो हमारा अभी तक हाइड्रोजन जो था वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन अब हीलियम किसमें, हीलियम भी अब भारी तत्व यानी कार्बन में कन्वर्ट होने लगेगा। इतना अधिक इस पर दबाव बन जाएगा, इतना अधिक इससे ताप उत्पन्न होगा। आगे देखते हैं। अब जब हमारा हीलियम का जो संलयन है, हीलियम का संलयन प्रारंभ हो जाएगा, यानी हीलियम हमारा कार्बन बनने लगेगा, तो इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी, यानी इसके बाद का जो संलयन होगा, वो जो कार्बन है, जो कार्बन बना है हमारा हीलियम संलयन से, वो उसका लोहे में बदलने का मतलब प्रक्रिया होगी। मतलब जो हमारा कार्बन बना है, भारी तत्व जो कार्बन बना है, वो अब लोहे में बदलना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। लेकिन इस तारे के केंद्र में इतना दबाव नहीं होता, मतलब जो हमारा ये लाल दानो तारा है, इसके केंद्र में क्या होता है, इतना दबाव नहीं बन पाता कि ये प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। मतलब इसके केंद्र में इतना दबाव नहीं बन पाता कि ये प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। और इस स्थिति में क्या होता है, इसका केंद्र सिकुड़ जाता है। जब जब क्या है, जब इसमें वो प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी, मतलब जो कार्बन हमारा था वो भारी तत्व में, जो भारी तत्व बना था कार्बन, वो क्या होगा, आगे उसमें संलयन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें इतना अधिक दबाव नहीं है, इतना अधिक दबाव नहीं है कि ये क्या हो, लोहे में परिवर्तित हो सके। तो इसलिए क्या होगा, इसका केंद्र जो है वो सिकुड़ जाएगा, इसका केंद्र क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। और हमें पता है जब केंद्र सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ झटके से मतलब क्या होंगी, तरंगे निकलेंगी। आप जैसे समझ सकते हैं कि मान लो अगर कहीं पानी भरा है, उसमें अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, जब पत्थर अंदर जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो केंद्र क्या होगा, अंदर धंसेगा, पत्थर को मान लें केंद्र, वो अंदर जाएगा तो बाहर की तरफ क्या होंगी, तरंगे निकलेंगी। तो इसी प्रकार, तो इसका जब दबाव बन ही नहीं पाता, इसमें संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हो पाती इतना अधिक कि वो लोहे में कन्वर्ट हो सके, तो क्या होता है, इससे उसका केंद्र सिकुड़ते सिकुड़ते मतलब क्या होता है, अपने अंदर धंसते चला आता है, सिकुड़ते चला आता है। उससे क्या होता है, एक लहर उत्पन्न होती है जो बाहर की तरफ झटके से तरंगे भेजती हैं। और ये तरंगे क्या होती हैं, जो अंतरिक्ष, जो मतलब जो हमारे तारे की बाहरी तार है उसे क्या होती हैं, अंतरिक्ष में ढकेल देती हैं, यानी अंतरिक्ष में फैला देती हैं। और इससे क्या होता है, हमारा ग्रहीय बादल यानी ग्रहीय निहारिका का निर्माण हो जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छी समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। तो आगे हम देखते हैं कि प्रक्रिया क्या होती है आगे। अब ये जो ग्रहीय निहारिका का जो बचा हुआ केंद्र है, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो हमारी ग्रहीय निहारिका है, इसका ये जो आप छोटा सा बीच में एक पॉइंट देख पा रहे होंगे, ये क्या है, इसका केंद्र है। और ये ग्रहीय निहारिका का यही केंद्र बिंदु जो बचा होता है, यही आगे चलकर सफ़ेद वामन यानी श्वेत वामन या फिर व्हाइट ड्वार्फ बोल सकते हैं, व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। यही हमारा व्हाइट ड्वार्फ कहलाता है। और इस व्हाइट ड्वार्फ से क्या होता है, आगे चलकर ब्लैक ड्वार्फ यानी काला वामन का निर्माण होता है। वो मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। तो यही जो ग्रहीय निहारिका का बचा हुआ केंद्र था, क्योंकि इसकी जो बाहरी था थी वो तो अंतरिक्ष में फैला दी गई, मतलब तरंगों के द्वारा क्या हुई, वो अंतरिक्ष में फैल गई। तो इसमें जो केंद्र बचा था उसी को श्वेत वामन बोलते हैं। और यह जो केंद्र है ये शुद्ध कार्बन से बना होता है, मतलब इसमें क्या होता है, प्योर कार्बन होती है। और इसमें इतनी ऊर्जा शेष रहती है कि यह सफ़ेद रंग में चमकता रहता है। जैसे कोयले को अगर जला दो तो थोड़ी देर तक क्या होता है, मतलब जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता तब तक क्या होता है, वो चमकता रहता है। तो उसी प्रकार इसमें इतनी ऊर्जा रहती है कि यह सफ़ेद रंग में चमकता रहता है, इसलिए हमें ये श्वेत दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं, श्वेत वामन बोलते हैं।
तो ये चीज़ें थी। और इसका द्रव्यमान क्या होता है, काफ़ी कम होता है, क्योंकि हमें पता है ये जितनी भी इसकी बाहरी तह थी उसको तो इसने अंतरिक्ष में छोड़ दिया, तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो इसका द्रव्यमान काफ़ी कम होता है और यह सफ़ेद बौना तारा जो है अंतरिक्ष में लाखों अरबों वर्ष तक भटकता रहता है और ठंडा होता रहता है, और अंत में जब ठंडा हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ब्लैक वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है, यानी काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है और इसका जो अधिकतम द्रव्यमान की बात करें तो इसका अधिकतम द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से 1.4 गुना हो सकता है। मतलब सौर द्रव्यमान से 1.4 गुना, यानी जो हमारी चंद्रशेखर सीमा है 1.4 ms, उतना इसका द्रव्यमान हो सकता है। आगे बात करते हैं, ठंडा होने के बाद यह काले वामन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जब ये ठंडा हो जाता है तो ये काले वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है, जो कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, ब्लैक वामन या फिर काला वामन। तो ये क्या होता है, ब्लैक वामन बन के यानी काला वामन बन के अंतरिक्ष में भटकता रहता है, अनंत काल तक ये भटकता रहता है इसी में। तो ये तो प्रक्रियाएं होती हैं हमारे जो सूर्य से हमारे कम द्रव्यमान के तारे हैं उसमें, सूर्य से कम द्रव्यमान के तारे या फिर 1.4 ms से कम द्रव्यमान के तारे हैं उसमें ये प्रक्रियाएं होती हैं कि हमारा जो लाल दानव तारा था वो क्या हुआ, अंत में काला वामन में परिवर्तित हो गया और अनंत काल तक क्या होता है, अंतरिक्ष में भटकता रहता है। अब जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान वाले तारे थे, जैसे हमारा लाल महादानव तारा जिसे हम बोलते हैं, उसके साथ क्या होता है उसे आगे देखते हैं। तो ठीक यही सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं हमारे महाकाय तारे के साथ भी होती हैं, जिसका द्रव्यमान क्या होता है, सूर्य के द्रव्यमान से काफ़ी अधिक होता है। मतलब वही प्रक्रियाएं जो हमारे लाल दानों के साथ हुई वही प्रक्रियाएं इसके साथ भी होती हैं। मतलब उसमें भी इसका जो हमारा केंद्र होता है वो केंद्र क्या होता है, कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन के केंद्र में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कार्बन में बदलने लगता है। उसमें इतना अधिक दबाव हो जाता है कि हीलियम क्या होता है, कार्बन में बदलने लगता है। और उसमें क्या होता था, जो हमारा सामान्य तारा था उसमें जो कार्बन था यानी जो भारी तत्व था कार्बन, उससे लोहे का निर्माण नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसमें उतना अधिक दबाव नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इसको इतना अधिक दबाव मिल जाता है कि ये जो कार्बन था वो हमारा लोहे में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसको आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। तो बेसिकली इसमें भी वही सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे लाल दानों के साथ होती हैं, ठीक वही सारी प्रक्रियाएं इसमें भी होती हैं। तो महाकाय तारे की जो मतलब होती है, जो केंद्र होता है, इसका सेंटर होता है, वो क्या होता है, कार्बन में बदल जाता है। कार्बन में कैसे बदल जाता है, मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, इतना अधिक प्रेशर पड़ जाता है कि इसकी जो मतलब केंद्र है, इसका जो कोर है वो क्या होता है, इसमें जो हीलियम बन रहा था, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा था, वो हीलियम भी अब कार्बन में कन्वर्ट होने लगा। और कार्बन क्या होता है, कार्बन आगे चल के लोहे में कन्वर्ट होने लगता है, जो कि प्रक्रिया उसमें नहीं हो पा रही थी। मतलब कार्बन लोहे में नहीं बदल पा रहा था हमारा सामान्य तारे में, वो प्रक्रिया इसमें हो जाती है। इसमें मतलब लोहे में कन्वर्ट होने लगता है हमारा ये जो कार्बन है। तो इसे आगे देखते हैं। तो अंतर सिर्फ इतना है कि महाकाय तारे में कार्बन को लोहे में परिवर्तित करने लायक दबाव होता है, जो कि सामान्य तारे में नहीं होता। मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या होता था, उसमें इतना दबाव नहीं बन पाता था कि ये जो कार्बन है उसे लोहे में परिवर्तित कर सके। लेकिन ये जो हमारा महाकाय तारा है यानी लाल महादानव तारा है, इसमें क्या होता है, इतना अधिक दबाव होता है कि कार्बन को क्या होता है, वो लोहे में कन्वर्ट कर सकता है। कार्बन इसमें क्या होता है, लोहे में कन्वर्ट होने लगता है, फेरस में कन्वर्ट होने लगता है। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारा जो ये संलयन होता है यानी कार्बन से हमारा लोहे बनने का जो संलयन होता है, यह ऊर्जा देने की बजाय ऊर्जा लेता है। बेसिकली जो संलयन होती थी, हमारी नाभिक की संलयन की प्रक्रिया होती थी, उसमें क्या होता था, ऊर्जा निकलती थी। लेकिन ये जो संलयन होगा इसमें ऊर्जा देने की बजाय ये ऊर्जा ग्रहण करेगा, यानी ऊर्जा देने की बजाय और ऊर्जा लेगा ऊर्जा देने की बजाय। तो इससे क्या होगा, जो हमारा बाहर की तरफ क्या हो दबाव बन रहा था और अंदर की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच रही थी, वो तारे को क्या करती थी, संतुलित रखती थी। मतलब तारे को क्या करती थी, संतुलन की अवस्था में बनाए रखती थी। लेकिन जब क्या होगा, ये अंदर की तरफ ही मतलब ऊर्जा को खींचने ही लगेगा, बाहर फेंकेगा ही नहीं, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी इसकी अंदर की तरफ क्या है, इसको खींच रही है। तो क्या होगा, इसका जो पॉइंट है यानी इसका जो केंद्र है वो क्या होगा, धंसता चला जाएगा। मतलब अपने ही केंद्र में पूरा तारा क्या होगा, मतलब समाहित हो जाएगा। और इससे क्या होगा, एक भयानक विस्फोट होगा जिसे क्या बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। मतलब क्या होता है इसमें, मतलब ये जो संलयन की प्रक्रिया होती है, इसमें जो कार्बन जो लोहे में बदलने लगता है वो क्या होता है, कार्बन के लोहे में बदलने की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो संलयन होता है वो क्या होता है, मतलब ऊर्जा देता नहीं है, वो ऊर्जा और अपने अंदर ग्रहण करता है, ऊर्जा अपनी ओर खींचता है। तो इससे क्या होता है, एक तो गुरुत्वाकर्षण से अपनी ओर खींच रहा था, मतलब गुरुत्वाकर्षण संपूर्ण मतलब तारा क्यों संतुलित था, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब संलयन प्रक्रिया होती थी ऊर्जा बाहर निकलती थी जिससे वो बाहर ढकेलने की कोशिश करती थी और गुरुत्वाकर्षण अंदर खींचने की कोशिश करता था, इसलिए तारा संतुलित अवस्था में बना रहता था। लेकिन जब क्या होगा, ऊर्जा ये अंदर खींचेगा और गुरुत्वाकर्षण भी अंदर खींच रहा है, तो क्या होगा, इसका केंद्र क्या होगा, संपूर्ण तारे को अपने आप में समाहित कर लेगा, संपूर्ण तारा इसमें धंसता चला जाएगा। इससे क्या होगा, एक भयानक विस्फोट होगा जिसे सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको ऐसे समझाए दे रहा हूँ, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो सुपरनोवा विस्फोट होगा और सुपरनोवा विस्फोट के बाद हमारा जो तारे होते हैं वो
दो लाइफ जीने लगेंगे, यानी या तो न्यूट्रॉन तारे बन जाएंगे या फिर ब्लैक होल में मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर ब्लैक होल बन जाएंगे। न्यूट्रॉन तारा जो है वो मुख्य रूप से प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना होता है, मतलब इसमें मुख्यतः प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही भरे होते हैं। और ब्लैक होल तो आपको पता होगा कि क्या होता है, इसमें इतना अधिक मतलब वो हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण हो जाता है कि प्रकाश इससे बचकर नहीं निकल सकता, इससे प्रकाश भी नहीं निकल सकता। तो ये चीज़ें मैं आपको समझा दिया, आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या हुआ, हमारा लाल दानव तारा था, लाल दानव तारे में क्या हुआ, विस्फोट हुआ और लाल दानव तारा हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सुपर लाल दानव तारा का में जो सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो हमारा न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ें थी जो कि आपको आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ आप गलत बता रहे हैं, या फिर हो सकता है ये चीज़ आपने गलत बताई, तो वो चीज़ आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और जब ये तारे क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं, नहीं जब ये तारे मर जाते हैं तो क्या होते हैं, सरलता से गायब हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, हीलियम संलयन के लिए मतलब हीलियम संलयन के लिए इनके पास दबाव नहीं होता कि ये हीलियम का संलयन मतलब हीलियम संलयन फिर से प्रारंभ कर सकें। और धीरे धीरे क्या होते हैं, ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। तो यही था हमारा तारे की जो जीवन चक्र है, तारे का जीवन चक्र यही था बेसिकली। तो आशा करता हूँ आपको तारे का जीवन चक्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको फिगर के माध्यम से अच्छे से समझाने की कोशिश की, फिर भी हो सकता है मैं आपको कुछ गलत बता दिया हूँ, या फिर हो सकता है मुझसे कोई कमी रह गई हो, तो वो चीज़ें आप मुझसे बता सकते हैं कमेंट के जरिए। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट करके आप हमसे पूछिए। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।